Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। भारत और चीन का झगड़ा सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। चीन बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को लेकर भी नाराज रहता है। उसने 1959 में तिब्बत पर हमला किया था। दलाई लामा के साथ लगभग 80,000 तिब्बती भागकर भारत आए। उन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण मिली। यहाँ से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। 2011 तक दलाई लामा इस सरकार के मुखिया थे। बाद में पद छोड़ दिया, मगर तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रतीक बने रहे। जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है, उनके उत्तराधिकार की बहस तेज हो गई है। असल में दलाई लामा एक पदवी है जो 15वीं सदी से चली आ रही है। मौजूदा दलाई लामा लिस्ट में 14वें हैं। उनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। परंपरा के हिसाब से नए दलाई लामा पिछले दलाई लामा के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि मरने के बाद उनकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म का पता चलता कैसे है, ये बताने के लिए पंचेन लामा होते हैं। उन्हें ज्ञान का अवतार माना जाता है। तिब्बत में दूसरे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन जिस पंचेन लामा को 15वां दलाई लामा चुनना था, उसे 1995 में चीन ने किडनैप कर लिया, फिर अपना पंचेन लामा बिठा दिया। तिब्बत की अधिकांश जनता उसको फर्जी मानती है। दलाई लामा भी उसको नहीं मानते। चीन की चालबाजी को चुनौती देने के लिए दलाई लामा ने नया रास्ता निकाला। उन्होंने मार्च 2023 में मंगोलिया के एक बच्चे को बोग्ड के तौर पर पेश किया। बोग्ड तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा में तीसरे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को माना जाता है। मंगोलिया की आधी आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। वो बोग्ड के आगे सिर झुकाते हैं और बोग्ड की दलाई लामा से करीबी रही है। जानकारों का मानना है कि दलाई लामा के बाद वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े लीडर हो जाएंगे। इस तरह फर्जी पंचेन लामा के जरिए तिब्बत को कंट्रोल करने की चाल धराशायी हो जाएगी। इससे चीन को बड़ा झटका लगा है। उसने बैकडोर से मंगोलिया को धमकाया है। कहा कि अगर बोग्ड ने दलाई लामा के करीब जाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तो आज हम जानेंगे बोग्ड से चीन की परेशानी क्या है, चीन और दलाई लामा के बीच मंगोलिया कहां से आ गया, और दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सितंबर 2023 में ताइवान से कुछ बौद्ध श्रद्धालु धर्मशाला आए, दलाई लामा से मिले, ज्ञान बांटने की दरखास्त की। प्रोग्राम तय हुआ, मगर उससे पहले खबर आई कि दलाई लामा बीमार हो गए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। 4 अक्टूबर को वो ठीक हुए, बाहर आए। उन्होंने प्रवचन भी दिया, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अंदेशा बना हुआ है। मौजूदा दलाई लामा की उम्र 88 बरस हो चुकी है। वो कहते हैं कि मैं 100 बरस से ज़्यादा जीवित रहूंगा, मगर उनके अनुयायी अगला दलाई लामा नियुक्त करने को लेकर बेसब्र हैं। उन्हें आशंका है कि अनहोनी की स्थिति में चीन को अपना दांव खेलने का मौका मिल जाएगा। इस आशंका की वजह भी आपको बताते हैं। ये समझने के लिए भूगोल और इतिहास को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तिब्बत का पठार भारत के उत्तर पूर्व में बसा है। चीन का दक्षिणी बॉर्डर तिब्बत ही है। एक समय में तिब्बत संप्रभु देश हुआ करता था, अपनी सेना थी, वे पड़ोसी देशों से समझौते करते थे, युद्ध भी लड़ते थे। फिर चौथी सदी आई, अपने साथ बौद्ध धर्म लाई। जैसे ही लोगों ने बौद्ध धर्म का मर्म समझा, पूरा लबोलुआब बदल गया। दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल में लिखा, तिब्बत के लोग स्वभाव से आक्रामक और युद्धप्रिय थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें सबसे अलहदा बना दिया। जैसे जैसे उनकी रुचि बौद्ध धर्म में बढ़ी, बाकी देशों से उनके संबंध राजनीतिक की बजाय आध्यात्मिक होते चले गए। फिर 13वीं सदी में मंगोलों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उन्हीं के टाइम पहले दलाई लामा का जन्म हुआ। उनका नाम पेमा दोरजी था। दीक्षित होने के बाद गेदुन द्रुपा का नाम उन्हें मिला। दलाई लामा की पदवी मंगोल शासक अल्तान खान ने 1557 में शुरू की, प्रतापी राजा दलाई खान के नाम पर। दलाई का अर्थ होता है समंदर और लामा का अर्थ होता है गुरु। जब दलाई लामा की उपाधि अस्तित्व में आई, उस समय सोनम ग्यात्सो तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। वो तीसरे दलाई लामा बने। गेदुन द्रुपा को मरणोपरांत पहला दलाई लामा घोषित किया गया। उसी समय ये सवाल उठा कि चौथे दलाई लामा का पता कैसे चलेगा। इसके लिए पंचेन लामा की व्यवस्था लाई गई। बताया गया कि दलाई लामा के सामने ही एक पंचेन लामा का चुनाव होगा और वो मौजूदा दलाई लामा की मौत के बाद अगले को चुनेंगे। ये परंपरा चलती गई। मौजूदा दलाई लामा के पुनर्जन्म का सपना 9वें पंचेन लामा ने देखा था। उसी के आधार पर तेंजिन ग्यात्सो को तलाशा गया था।
इसके कुछ समय बाद ही 9वें पंचेन लामा की मौत हो गई। 10वें पंचेन लामा चीन के करीबी थे। उनके टाइम ही माओ की सेना ने तिब्बत पर चढ़ाई की। दलाई लामा को भागना पड़ा। जब दलाई लामा तिब्बत से भारत आए, पंचेन लामा वहीं रह गए, माओ के साथ काम किया, लेकिन बाद में रिश्ते खराब हो गए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1979 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद 11वें पंचेन लामा की तलाश हुई। गेदुन चियोकी नीमा नाम के बच्चे को चुना गया। 1995 में दलाई लामा ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन कुछ महीने बाद ही चीन ने गेदुन और उनकी फैमिली का अपहरण कर लिया। उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। गेदुन की जगह पर चीन ने अपना पंचेन लामा नियुक्त किया। दावा किया कि वो अगले दलाई लामा का चुनाव करेंगे, लेकिन उनको पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। तिब्बत के निर्वासित लेखक भुचुंगडी सोनम ने अक्टूबर 2023 में वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, तिब्बती लोग उन्हें चीनी पंचेन कहते हैं, उन्हें नकली मानते हैं। वो कभी कभार तिब्बत आते हैं। उनके साथ सरकारी मीडिया, सुरक्षाकर्मी और बीजिंग समर्थक तिब्बती भिक्षुओं का पूरा काफिला चलता है। उनके उपदेशों में लोगों को बुलाने के लिए चीनी सरकार को रिश्वत देनी पड़ती है। दलाई लामा के निर्वासन के बाद तिब्बतियों को कुछ स्वायत्तता दी गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। चीन ने कभी तिब्बतियों का दिल नहीं जीता। उसने तिब्बत की मूल पहचान पर वोट किया। बड़ी संख्या में हान लोगों को बसाया। हान चीन के मूल निवासी माने जाते हैं। बच्चों को घर परिवार से दूर बोर्डिंग स्कूल में रखने पर मजबूर किया गया। वहाँ उन्हें चीनी संस्कृति में ढालने की कोशिश होती है। स्थानीय लोगों की लगातार निगरानी की जाती है। उन्हें प्रोटेस्ट करने से रोका जाता है। इसके अलावा दलाई लामा के प्रति निष्ठा को अपराध घोषित कर दिया गया है। तिब्बत में लोग उनका जन्मदिन नहीं मना सकते। फोन में तस्वीर तक वो नहीं रख सकते हैं। 2007 में चीनी सरकार ने एक आदेश भी जारी किया। कहा, केवल कम्युनिस्ट पार्टी को बौद्ध लामाओं को चुनने का अधिकार है। इसे चीन से बाहर का कोई व्यक्ति या समूह प्रभावित नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका समेत कई देश ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि तिब्बत की निर्वासित जनता और दलाई लामा को अपना अधिकारी नियुक्त करने का हक है। तिब्बत की कैद में रह रही और निर्वासित जनता को उम्मीद है कि किसी रोज आज़ादी का उनका सपना पूरा होगा। वे पिछले 7 दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। दलाई लामा इस संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हालांकि वो अब पूर्ण आज़ादी की बजाय ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, मगर चीन इसके लिए भी तैयार नहीं है। उसकी कोशिश है कि दलाई लामा के चुनाव को कंट्रोल कर बची खुची उम्मीद को खत्म कर दिया जाए। इसी साजिश के तहत उसने असली पंचेन लामा की किडनैपिंग की और अपना बिठाया। अगर मौजूदा दलाई लामा के रहते एक सर्वमान्य पंचेन लामा का चुनाव नहीं हुआ तो चीन की राह आसान हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस मामले में मंगोलिया का बच्चा कहाँ से आया। पहले कुछ बेसिक्स यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। मंगोलिया चीन के उत्तर में बसा है, हर तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। चीन के अलावा सीमा रूस और कजाकिस्तान से लगती है। इसी जगह पर चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोलों ने वेस्ट एशिया से लेकर चीन और भारत तक पर राज किया। उसी के वंशज बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 16वीं सदी में ही एक और बड़ी घटना हुई। मंगोलिया में बौद्ध धर्म की एंट्री हुई। 100 बरस के भीतर 1/3 आबादी बौद्ध हो चुकी थी। 17वीं सदी में चीन के चिंग वंश ने मंगोलिया को अपने में मिला लिया। 1911 में चीन में राजशाही खत्म हो गई। चिंग वंश का पतन हुआ। 10 बरस बाद मंगोलिया आज़ाद हो गया। तब तक सोवियत संघ आ चुका था। उसने मंगोलिया को अपने अधीन रखा। सोवियत संघ का पतन हुआ 1991 में। फिर मंगोलिया में नया संविधान बना, लोकतांत्रिक चुनाव वहां पर हुए और नई व्यवस्था लागू हुई। फिलहाल मंगोलिया की आबादी लगभग 34 लाख है। 3% लोग मुस्लिम हैं, 40% लोग किसी धर्म को नहीं मानते, 52% लोग बौद्ध हैं। वे बहुसंख्यक हैं। सोवियत संघ के समय उनकी पहचान को खत्म करने की कोशिश हुई थी। मठों को तबाह किया गया, बौद्ध साधुओं को जेल में ठूसा गया। आज़ाद होने के बाद सरकार ने पहचान वापस लौटाई। धीरे धीरे ही उनकी राजनीतिक और धार्मिक आस्था में शामिल हो गया। ये तो हो गई मंगोलिया में बौद्ध धर्म की अहमियत। इस आस्था के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को बोग्ड कहते हैं। बोग्ड मंगोलिया की पहचान का प्रतीक है। ये परंपरा लगभग 400 बरस पुरानी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड पियर्सन ने लिखा है,
इस परंपरा की शुरुआत मंगोल सम्राट कुबलई खान के वंशजों ने की थी। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म अपनाया और वे जहां जहां गए इसका प्रचार प्रसार किया। 20वीं सदी की शुरुआत में तिब्बती मूल के बोग्ड मंगोलिया के धार्मिक शासक थे। उन्हें देवराजा के रूप में सम्मानित किया जाता था। ये आज भी आम जनजीवन का हिस्सा बने हुए हैं। अगर कोई छींकता भी है तो मंगोलियाई लोग कहते हैं बोग्ड आपकी रक्षा करें। शुरुआती दौर में बोग्ड की उपाधि मंगोलियाई शख्स को मिलती थी, लेकिन चिंग वंश को विद्रोह का डर हुआ। उन्होंने तय किया कि बोग्ड तिब्बत से चुने जाएंगे। जब चिंग वंश का पतन हुआ तब 8वें बोग्ड का कार्यकाल चल रहा था। 1924 में उनकी मौत हो गई। उस वक्त तक सोवियत संघ का शासन चालू हो चुका था। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बोग्ड परंपरा का अंत हुआ, लेकिन 1990 में एक बड़ा खुलासा हुआ। दलाई लामा ने बताया कि गुप्त तरीके से नौवा बोग्ड चुना जा चुका था। 1936 में ही वो और दलाई लामा दोस्त थे। दोनों 1959 में चीन से भाग गए थे और वे गुमनामी में भारत में रह रहे थे। 2011 में वो मंगोलिया चले गए। एक बरस बाद उनकी मौत हो गई। जाते जाते उन्होंने वसीयत में लिखा कि उनका पुनर्जन्म तिब्बत के बजाय मंगोलिया में होगा और अगला बोग्ड मंगोलिया की बौद्ध जनता को आगे की राह दिखाएगा। इसी कड़ी में 2015 में अगले बोग्ड की तलाश शुरू हुई। टीम बनी। उन्होंने दलाई लामा से मदद ली। 2014 और 2015 में मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में पैदा हुए लड़कों की लिस्ट से 80,000 नाम निकाले। फिर उनमें से 11 नाम चुने गए। 9 परिवारों ने रिप्लाई किया। फिर बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया। उनके सामने कई धार्मिक वस्तुएं रखी गई। कुछ बच्चे चॉकलेट की तरफ आकर्षित हुए, कुछ माता पिता से दूर होते ही रोने लगे, लेकिन एक बच्चा सबसे अलग यहाँ पर था। उसने एक हार और एक घंटी उठाई। ये 9वें बोग्ड का निजी सामान था। उसी समय साधुओं की टीम ने उसको 10वां बोग्ड घोषित कर दिया। उस बच्चे का नाम है ए अल्तन्नार। असल में वो बच्चा जुड़वा है। उसके भाई का नाम भी सेम ही है। उनकी फैमिली ने असली बोग्ड की पहचान जाहिर नहीं की है। उनका कहना है कि 18 बरस के बाद लड़के को अपना भविष्य चुनने का अधिकार होगा। फिलहाल दोनों भाई साथ में रहते हैं और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं। उसके घर वाले मंगोलिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। 10वें बोग्ड का चेहरा भी 7 बरस तक छिपा कर रखा गया। फिर मार्च 2023 में उसे भारत लाया गया। दलाई लामा से मिलवाया गया। जब ये खबर बाहर आई तो मंगोलिया में खूब जश्न हुआ, लेकिन चीन की भौएं इस बात पर तन गई। सीसीपी ने चीन की सीमाओं के बाहर भी तिब्बती बौद्ध धर्म पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की है। दलाई लामा और अल्तन्नार की मुलाकात ने उसके दावे को चुनौती दी थी। उसने बाहर से तो कुछ नहीं कहा, मगर भीतर खाने में मंगोलिया सरकार को धमकी दी। कहा दलाई लामा से दूर रहो, बोग्ड को उनसे दूर रखो। इसने मंगोलिया की मुसीबत बढ़ा दी है। एक तरफ उसे अपनी बौद्ध आबादी का मान रखना है, दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमी भी उसे बचानी है। मंगोलिया व्यापार और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए चीन पर निर्भर है। राजधानी उलानबटार की सबसे अच्छी इमारतों और ओवरपास में चीन का पैसा लगा है। मंगोलिया दुश्मनी मोल लेने की स्थिति में नहीं है। इसका एक उदाहरण भी आपको सुनाते हैं। 2016 में दलाई लामा मंगोलिया गए। वहां उन्होंने बोग्ड की खोज का ऐलान किया। इससे चीन नाराज हो गया। उसने दोनों देशों के बीच की सीमा बंद कर दी, टैरिफ लगाया और द्विपक्षीय बातचीत भी कैंसिल कर दी। उसके बाद से दलाई लामा दोबारा मंगोलिया नहीं जा सके हैं। चीन की नाराजगी की वजह अब आपको बताते हैं। चीन बौद्ध धर्म पर अपना फुल कंट्रोल चाहता है, सीमा के अंदर भी, सीमा के बाहर भी। सीसीपी को यह डर है कि बौद्ध दलाई लामा को अपना लीडर मानेंगे और जब तक ऐसा रहेगा तब तक तिब्बत की आज़ादी की मांग चलती रहेगी। जानकार मानते हैं कि बोग्ड को मान्यता देकर दलाई लामा ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया है। अब उन्हें पंचेन लामा की जरूरत नहीं है। इससे चीनी पंचेन की प्रासंगिकता घट गई है। वैसे भी दलाई लामा ने कहा है कि वो किसी आज़ाद मुल्क में पुनर्जन्म लेंगे। अपने उत्तराधिकारी पर 2025 में ऐलान करेंगे। अगर वो चीन के कंट्रोल से दूर हुआ तो निश्चित ही बड़ा राजनीतिक बवाल होगा। ये इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर डालेगा। दलाई लामा के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब इस एपिसोड के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यह खबर जुड़ी हुई है डिसइंफॉर्मेशन से। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है उसके दुष्प्रभाव भी लगातार सामने आ रहे हैं। एक उदाहरण फेक न्यूज़ का है। फेक न्यूज़ से क्या क्या हो सकता है। नैरेटिव बदला जा सकता है, किसी व्यक्ति को हीरो, किसी को विलन साबित किया जा सकता है, किसी समुदाय को बदनाम भी किया जा सकता है। इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। फेक न्यूज़ को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है मिस इन्फॉर्मेशन, जो भूल चूक से शेयर हो गई हो,
और दूसरी कैटेगरी आती है डिसइंफॉर्मेशन की, जिसे जानबूझकर और किसी खास मकसद के साथ फैलाया गया हो। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाने और नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। 58 पन्नों की रिपोर्ट के जरिए। क्या है इस रिपोर्ट में? 4 पॉइंट्स में इसको पूरा बताते हैं। पहला, चीनी सरकार ने फेक ओपिनियन मेकर्स क्रिएट किए हुए चीन के पक्ष में लिखते हैं। उनके लेख एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई बड़े मीडिया संस्थानों में छपते हैं। नंबर 2, चीन ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ लिखे गए पोस्ट को दबाने के लिए बॉट्स और ट्रोल्स का सहारा लिया। इसके लिए ऑनलाइन आर्मी तैयार की गई। इनका सहारा समर्थन वाली पोस्ट की रीच बढ़ाने में भी किया जाता है। नंबर 3, चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कराया। ये कानून ऐसे लोगों पर एक्शन लेने की इजाज़त देता है जो विदेश में रहकर चीनी सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं। नंबर 4, यूक्रेन के खिलाफ दुष्प्रचार करने में भी चीन ने रूस की मदद की। अमेरिका ने दावा किया कि चीन अपनी छवि बदलने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है। एक टूर का उदाहरण भी दिया गया। चीन पर शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के दमन के आरोप लगते हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया में चीन की लानत मलानत होती है। इसलिए चीनी सरकार ने सितंबर 2023 में एक टूर का आयोजन किया। 17 देशों से कुल 22 पत्रकारों को शिनजियांग बुलाया गया। टूर के बाद इन पत्रकारों ने चीन की तारीफ में कसीदे पढ़े। शिनजियांग को सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय विविधता से भरा बताया गया। साथ में पश्चिमी मीडिया की निंदा भी उन्होंने की। अमेरिका ने चेतावनी दी कि इस तरह के प्रोपेगेंडा से उसके दोस्तों और उसके सहयोगियों की सुरक्षा और स्थिरता पर संकट आता है। रिपोर्ट पर चीन क्या बोला? उसने आरोपों को खारिज कर दिया। कहा तथ्यों को घुमा फिराकर पेश किया गया है। ये सारा तिगड़म अमेरिका ने ही शुरू किया और अब वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन का आरोप रहा है कि पश्चिमी देशों की मीडिया जानबूझकर नेगेटिव रिपोर्टिंग करती है, इसलिए वे अपना सूचना तंत्र खड़ा करना चाहते हैं। आलोचक मानते हैं तंत्र झूठ, प्रोपेगेंडा और नफरत के खंभों पर टिका है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।